मामला जो है आज डिस्कस करेंगे अदालतों में। सारा दिन कौम इंतज़ार कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आएगा पंजाब और केपीके में इलेक्शन के हवाले से, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही हो गया काम। रात को खबर आई काजी फायजीसा साहब एक सुओ मोटो केस को सुन रहे थे, तो सुनते सुनते उन्होंने अचानक एक ऐसे मौजू की तरफ चले गए जिसके बारे में जो उस बेंच में जस्टिस शाहिद वहीद हैं उन्होंने एक डिसेंडिंग नोट लिखा और कहा कि वो तो ना वो केस था ना कोई उसके फैक्ट्स थे, तो इसलिए जो भी फाइंडिंग है इस बेंच की जो दो मेंबर्स ने जिसके हक़ में फ़ैसला दिया कि ये बिल्कुल वो इससे डिसएग्री करते हैं और ये मामला ज़ेर बहस ही नहीं था। लेकिन बहरहाल उसका इम्पैक्ट आज हुआ। जस्टिस अमीनुद्दीन जब 12 बजे समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता, और बेंच जजेस फिर उठ के अपने कमरे में चले गए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, वहाँ पर मुख्तलिफ चेमगोइयाँ हमने देखा। सरकारी जो लोग हैं, जो वुज़रा हैं, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, खुशी से, अगर मैं ये कहूँ कि खुशी से फूले नहीं समा रहे थे तो गलत नहीं होगा। और बहुत सारे सहाफ़ी हमारे कुलीग हैं, बहुत उनका एहतराम है हमारे दिलों में, लेकिन क्योंकि वो दूसरी साइड के साथ बहुत ज़्यादा इस वक्त लथपथ हैं तो उनकी आंखें भी बड़ी चमक रही थी और बहुत सारे जो चेहरे थे वैसे तो मेरी तरह उनका रंग गंदमी था, लेकिन आज वो बहुत ही खुश व खुर्रम सुर्ख व सफ़ेद नज़र आ रहे थे। बहरहाल ये एक सिचुएशन हुई। तो शुएब शाहीन साहब, आप थैंक यू वेरी मच कि आज आप बड़ी डिमांड में थे। बहुत जगहों पर आपसे कहा जा रहा था कि आप आएँ, लेकिन आपकी मोहब्बत के आपने बोल को चुना। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ और कल फिर 11:30 बजे दोबारा बेंच जो है वो बैठेगा, ये फरमाइए कि ये इतनी डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट में कि काजी फायजीसा साहब ने रात एक बेंच में फ़ैसला ही दे दिया, कुछ मामला ही नहीं था वहाँ पर। देखिए, वैसे तो मैं समझता हूँ कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ करता है जजेस के दरमियान, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती है तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छी चीज़ है, उससे कोई अच्छी चीज़ पैदा होती है। लेकिन जिस अंदाज़ और जिस तर्ज़ अमल से और जिस तरीक़ाकार से पिछले कुछ हफ़्तों से या अभी रिसेंटली अगर आप कहें तो पिछले एक हफ़्ते से और स्पेशली इस हफ़्ते से जो तफरीक या तकसीम पब्लिश हुई है या लोगों के सामने नज़र आनी शुरू हुई है और जिस तरह उसका इजहार होना शुरू हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमें वो 97 वाले सीन याद आ रहे हैं जब एक तरफ एक बेंच हुआ करता था और दूसरी तरफ दूसरा बेंच हुआ करता था, और इरशाद हसन खान साहब ने कोयटा में बैठ के अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ स्टे दे दिया था कि वो काम करने से रोक दिया था कि वो बेंच ना बनाएं और वो चीफ जस्टिस नहीं रहे और वो काम ना करें। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कैफियत पैदा करने की कुछ कोशिश हो रही है, कुछ उसको हवा दी जा रही है हमारे पॉलिटिकल फिगर्स की तरफ से, और पॉलिटिकल लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी, ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, देखें हमारे बयानिए की फतह हो रही है। मरियम नवाज साहबा का ये बयान हो रहा है, यार आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर आप अपने बयानिए के साथ मिला रहे हो तो क्या फिर हम आइन के, देखें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। अभी हम उस 4-3 के फ़र्क या 3-2 के फ़र्क से अभी बाहर नहीं निकले थे। परसों बड़ा अच्छी बात की मंदोखेल साहब ने, और उन्होंने कहा कि हमारा ये इंटरनल मामला है, आप सिर्फ इस बात का जवाब दें जो आज ये इशू या सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग था कि क्या 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए आइन के मुताबिक या नहीं होने चाहिए, और जुरिस्डिक्शन क्या है इलेक्शन कमीशन, जुरिस्डिक्शन क्या है। इलेक्शन कमीशन तो एक डाखाना है एक लिहाज से, जो उनको डेट दी जाएगी उसके अंदर रह के वो शेड्यूल दे, चेंजेस करे, जो करना चाहे करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए उसकी पूरी पावर्स है, एक्सेप्ट फॉर फिक्सेशन ऑफ ए डेट। और 2 महीने पहले वो खुद ये कहते रहे हैं। ये वैसे आप इलेक्शन कमीशन को थोड़ा मुस्तरब कर रहे हैं। आपने डाखाना का, और डाखाना में काम करने वालों को देहातों में मुंशी कहा जाता है, इस पर बड़े खफा हो गए थे, आपको पता है, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए थे। बड़ा दहशतगर्दी का पर्चा पता नहीं किस किस चीज़ का हो गया था। लेकिन मेरा मकसद उनकी तौहीन नहीं है, मेरा मकसद उनको सिर्फ ये बताना है कि उनको पावर्स जो हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना इलेक्शन एक्ट देता है कि आप तारीख मुकर्रर करें। और इसी पे पहले फैसला भी आया, इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 57(1) के तहत तारीख देने का अख्तियार पंजाब के मामले में प्रेसिडेंट का था और दूसरे मामले में केपीके के गवर्नर का था, और ये उसको इबहम को दूर करके कोर्ट ने भेज दिया और जिसके मुताबिक उन्होंने कर दिया। अब ये बात आने के बाद कल दोबारा जब ये समाअत शुरू हुई और उसके बाद जो बातें आनी शुरू हुई तो वो अफसोसनाक हैं, जो बेंच के अंदर से भी हुई
हमारे वन ऑफ द ऑनरेबल बेंच ने मेंबर ने जो बातें की और जो कल फैसला आया। देखें, इसके ऊपर आपको अगर याद हो, जस्टिस काजी फायसा साहब ने एक केस में सुओ मोटो नोटिस ले लिया था। वो मैटर गया बिफोर दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ने 5 मेंबर बेंच बना के सुओ मोटो पावर्स किस तरह एक्सरसाइज करनी है और जिसमें ये फैसला किया कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुओ मोटो पावर एक्सरसाइज करेगा और कोई भी जज अगर मुनासिब समझे, कोई भी जज या कोई भी बेंच वो प्रपोज कर सकता है टू द चीफ जस्टिस फॉर फिक्सेशन ऑफ ए केस या टू टेक एनी मैटर फॉर सुओ मोटो पर्पसेस अंडर आर्टिकल 184(3). अब यहाँ जो कल फैसला आया है इसके अंदर भी ये इशू नहीं था कि क्या 184(3) की पावर्स कैसे एक्सरसाइज करनी है, किस तरह करनी है, या रूल्स बनाने या नहीं बनाने। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को नहीं चैलेंज करना चाहते, अंडर आर्टिकल 187 भी उनकी पावर्स हैं, लेकिन क्या 2 मेंबर बेंच 5 मेंबर बेंच को ओवरराइड कर सकता है? वो नहीं कर सकता, नेचुरल बात है। दूसरी बात यह है कि ये 5 मेंबर बेंच ऑलरेडी इस केस को सुन रहा है, तो उसमें जस्टिस अमीन साहब ने जो कल साइन किए हैं काजी फायसा साहब की उस जजमेंट के ऊपर, तो जिस दिन ये बैठ रहा था बेंच, बेहतर होता कि आप उसी दिन अपनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे देते कि जनाब मुझे बेंच में शामिल ना करें। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे एक स्कीम है चीज़ों को, ये जो मामला है इलेक्शन का, उसको डिले किया जाए किसी न किसी बहाने से। और कल क्या होगा समीर साहब? कल क्या? हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट बात है, अब ये कल दोबारा बेंच टूट जाए। कल ये बताइए कि कल वो जो जुडिशियल ऑर्डर है पहले उसको बेंच हैंडल करेगा, क्योंकि मैं उसका ऑर्डर पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी प्रोसीडिंग सारी जो है रुक जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि काजी फायसा साहब का जो ऑर्डर है वो तो ओवरराइड नहीं करेगा, चूँकि ये 5 मेंबर बेंच बैठा है या अब 4 मेंबर बेंच बैठता है। कल क्या होगा उसके बाद में बात करता हूँ। ये 2 मेंबर बेंच उनको रोक नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 5 मेंबर बेंच का फैसला मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, जो ऑनरेबल कोर्ट ने ये लिखा है काजी फायसा साहब की जो जजमेंट है कि जनाब जब तक रूल्स नहीं बनते तब तक ये प्रोसीडिंग्स रोक दी जाए। देखें, रूल जिस दिन बनते हैं उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव होता है, उससे पहले नहीं होता। वो तो कल बैठ के सारे जजेस बैठ के रूल चेंज कर लें, उनको तो अख्तियार है, लेकिन जब तक रूल्स चेंज नहीं होते तब तक जो मौजूदा निज़ाम इंसाफ है वो चलेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। वैक्यूम में तो नहीं चीजें नहीं हो सकती। तीसरी बात यह है कि अब क्या होगा। अब जो होने जा रहा है, या तो चीफ जस्टिस साहब को यह अख्तियार है कि जिन्होंने माजरत कर ली है बाकी 4 जजेस को वो बेंच बना के वो सुन लें, लेकिन आमतौर पर ये ऑड नंबर पे होते हैं। मसलन क्योंकि अगर 2 बाई 2 जजेस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो फिर रेफरी जज के पास भेजना पड़ता है, इसलिए आमतौर पर या 3 मेंबर बेंच होता है या 5 मेंबर बेंच होता है या 7 होता है या 9 मेंबर बेंच होता है। तो आमतौर पर ज़्यादा इम्कान ये है कि चीफ जस्टिस साहब किसी एक ऑनरेबल जज को वो इसका हिस्सा बना के 5 मेंबर बेंच बना के तो इस केस को फर्दर सुनेंगे। अच्छा, एक कुछ लोगों ने ये सवाल किया क्योंकि जाफर खान, जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो बार बार, जो कल पिछली हियरिंग थी उसमें वो अगर टॉक अगर देखूं तो 90% जो गुफ्तगू थी वो बस बार बार यही पूछते थे थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि ये 4-3 का फैसला है, या बताएं ये 4-3 का फैसला है, आप बताएं ये 4-3 का फैसला है। तो इस बात का कुछ लोग इम्कान इजहार कर रहे हैं कि जमाल खान मंदोखेल भी अपने आप को रिक्यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जमाल खान मंदोखेल साहब अगर रिक्यूज़ करना चाहें तो मेरा ख्याल है उनके लिए पहला दिन था कि वो कहते हैं कि मैं नहीं बैठना चाहता। वो तो अमीन साहब के लिए भी पहला दिन था ना, आपने बताया। उसूल तो यही है। और कल तक और आज तक अगर उन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिक्यूज़ करेंगे। अच्छा, चाहे तो वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन जमाल मंदोखेल साहब हैविंग ए ग्रेट रिस्पेक्ट, हमारे बड़े अच्छे ऑनरेबल दोस्त हैं, हमारे अच्छे जज हैं, सीनियर जज हैं। लेकिन बात यह है कि 4 बाई 3 है या 3 बाई 2 है, ये वकील कैसे कहेगा कि ये 4 बाई 3 है? उनसे पूछने की तो जरूरत ही नहीं है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेट दी कॉन्स्टिट्यूशन शुड डिसाइड, लेट दी लॉ शुड डिसाइड। अब मसलन मैं इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी आपको वजाहत अगर पेश कर दूं, जब 9 मेंबर बेंच बैठा, इसमें 2 जजेस साहिबान के ऊपर ये एतराज़ आया फारूक नायक साहब का, जो तमाम PDM की जमातों से पेश हो रहे थे, तो उन्होंने कहा जनाब 2 ऑनरेबल मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा है कि ये 184(3) का केस बनता है। उन्होंने ऑलरेडी प्रपोज करके रिकमेंड करके अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। जब माइंड डिस्क्लोज कर दिया तो हमने तो अभी ये फैसला कराना है आपसे कि क्या ये 184(3) का केस बनता भी है या नहीं बनता। तो लिहाजा हमारा एक रिक्वेस्ट है कि ये 2 जज साहिबान ना सुने। आर्गूमेंट्स हो गए। बाकी 2 जज साहिबान में याह्या अफरीदी साहब ने लिख दिया कि मेरी नज़र में चूँकि केस नीचे पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में, तो लिहाजा ये 184(3) का केस नहीं बनता, लिहाजा मैं अपने आप को नहीं मुनासिब समझता कि मैं इस बेंच पे बैठूं। फर्दर चीफ जस्टिस साहब इस पर फैसला खुद कर लें।
अब अतर अब्दुल्ला साहब ने एग्री किया इस जज साहब से, फर्दर उन्होंने अपने कमेंट्स भी दिए। अब ये 4 जज साहबान, ये हो गए मंसूर शाह साहब, जमाल मंदोखेल साहब, याहिया साहब और अतर अब्दुल्ला साहब, हर एक ने अपना अपना नोट लिखा। बिल्कुल। ये 4 जज साहब और उन 2 जज साहब के ऊपर एतराज आया। फिर कमेटी रूम में मीटिंग हुई 27/2 को 9 के 9 जज साहबान ने ये लिख के दिया कि चीफ जस्टिस साहब अब आप नया बेंच बना लें, चूंकि ये 4 जज साहबान ने ये ओपिनियन दी है, इन 2 जज साहबान ने माजरत कर ली है, तो नया बेंच तश्कील दे। तो वो नया बेंच बन गया। फिर नया बेंच बन गया। नए बेंच में फिर 5 मेंबर थे। 5 जज साहबान ने केस को सुना, बाकी 2 जजेस ने तो केस तो नहीं सुना था, वो तो प्रिलिमिनरी आर्गुमेंट से कि क्या 184 होना चाहिए, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन लार्जर बेंच होना चाहिए, 2 जजेस साहबान को बैठना चाहिए, या 184(3) में क्या बात, यानी कोई भी आर्गुमेंट स्टार्ट ही नहीं हुआ सिवाय इस बात के कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए। जब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन हो गई उसके बाद आर्गुमेंट शुरू हुए। आर्गुमेंट सुनने के बाद 3 जज साहब ने एक फैसला किया, 2 जज साहब ने, तो 3/2 का वो फैसला तस्वर होगा। इसको मैंने, आपने, लोगों ने फैसला नहीं करना, ये फैसला आइन ने करना। और मुनीब